नमस्कार छात्रों। समाजशास्त्र की द्वितीय पाठ्यपुस्तक भारत में सामाजिक परिवर्तन विकास के पाठ संख्या 2 सांस्कृतिक परिवर्तन के अंतर्गत आज हम पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण और धर्मनिरपेक्षीकरण में चर्चा करेंगे। पश्चिमीकरण पश्चिमी संस्कृति के अनुसार सामाजिक जीवन में परिवर्तन करना, या हम कह सकते हैं पश्चिमी जगत की संस्कृति की बातों को ग्रहण कर लेना। छात्रों, हमने अपनी पिछली कक्षा में देखा था संस्कृति का अर्थ था सीखा हुआ व्यवहार। तो हम कह सकते हैं पश्चिमी जगत का सीखे हुए व्यवहार को हम अपने समाज में ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन जहाँ तक समाजशास्त्र का सवाल है, समाजशास्त्र में शब्द का प्रयोग व्यापक रूप में किया जाता है, क्योंकि पश्चिमी शब्द पश्चिमी देशों की तकनीक, कला, साहित्य, विचारधारा, मूल्य तथा अन्य सभी पहलुओं को समाहित करता है। पश्चिमीकरण शब्द का प्रतिपादन श्री एम.एन. श्रीनिवास द्वारा किया गया। उनका मानना था कि निम्न जाति के लोग संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को अपनाते हैं तथा उच्च जाति के लोग पश्चिमीकरण को। छात्रों, पश्चिमीकरण ने हमारे जीवन को प्रभावित किया है और उसने हमारे जीवन के हर पहलुओं को प्रभावित किया है, जैसे खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, आधुनिक साधनों का प्रयोग और भारतीय कला और साहित्य पर। इन सब में पश्चिमीकरण ने अपना प्रभाव छोड़ा है। तो हम देखते हैं सबसे पहले खान पान में। छात्रों, आज हम पारंपरिक खान पान को छोड़कर पश्चिमीकरण की नकल करते हुए बर्गर, पिज्जा आदि पर निर्भर हो गए हैं। इसी प्रकार हम वेशभूषा में भी आधुनिक परिधानों को अपनाते जा रहे हैं। हमने अपने जो रिवाज है हमारे वहाँ वेशभूषा का, उसको त्याग कर हम पैंट, शर्ट, टाई और स्कर्ट इन सब चीज़ों पे सीमित हो गए हैं। हर एक व्यक्ति ने अपने रहन सहन को पश्चिमीकरण के अनुसार बदल दिया है। उसने विभिन्न आधुनिक साधनों का प्रयोग किया है। आज हर एक के घर में हमें टीवी, फ्रिज, सोफा सेट आदि देखने को मिल सकता है। भारतीय कला और साहित्य पर हम ये देखते हैं कि प्राचीन समय में जहाँ तक हमारे भारतीय कलाकार थे या साहित्यकार थे, वो क्षेत्रीय भाषाओं पे या क्षेत्रीय कलाओं पे काम कर रहे थे, लेकिन पश्चिमीकरण से प्रभावित होकर अब वो अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी संस्कृति पे अपना अपना ध्यान आकर्षित करे हुए हैं। छात्रों, हमसे बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, क्या पश्चिमीकरण भारत में ब्रिटिश की नकल मात्र है? तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने ही हमारे भारत में राज्य किया है और हमने उसी मॉडल को अपनाया है। ये अंग्रेजी संस्कृति पर आधारित है। लेकिन कभी कभी हमने देखा कि हम पश्चिम के देश अन्य देशों से भी प्रभावित रहे हैं, जैसे अमेरिका। इसके लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पे तारीख लिखने के ढंग को जहाँ ब्रिटेन में तारीख, महीना, वर्ष के हिसाब से लिखा जाता है, वहीं अमेरिका में महीना, तारीख और वर्ष के हिसाब से। जैसे अमेरिका में 9 सितंबर 2001 की घटना काफ़ी प्रसिद्ध रही, जो आतंकवादी घटना थी। ब्रिटेन में उसको 11 सितंबर 2001 इस प्रकार से लिखा गया, वो अमेरिका में उसको 9/11 से कहा गया। तो हमने देखा कि इस प्रकार की तारीखें लिखने का ढंग हमारे भारतीय समाज में भी काफ़ी देखने को मिला। विभिन्न आतंकवादी घटनाओं को हमारे समाज में या भारतीय समाज में अमेरिकी तारीख के हिसाब से दर्शाया गया है। छात्रों, अब हम देखते हैं पश्चिमीकरण की क्या विशेषताएं हैं। पश्चिमीकरण भाग्यवाद को नहीं मानता, यह कर्म की प्रधानता पर महत्व देता है, जहाँ पे तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का महत्व रहता है। पश्चिमीकरण ने भौतिकवाद को बढ़ावा दिया है और इस कारण नगरीकरण और औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला है। पश्चिमीकरण की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि इसने स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार प्राप्त किया है या दिया है। और पश्चिमीकरण में हम देखते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा का भी प्रभाव हुआ। अब छात्रों, हम देखते हैं आधुनिकीकरण। प्रारंभ में आधुनिकीकरण का आशय प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रक्रियाओं में होने वाले सुधार से था, जिसका मतलब था विकास का वह तरीका जिसे पश्चिमी यूरोप या उत्तर अमेरिका ने अपनाया। छात्रों, आधुनिकीकरण में उपयोगिता, गणना और विज्ञान की सत्यता को भावुकता, धार्मिक पवित्रता और अवैज्ञानिक तत्वों के स्थान पर महत्व दिया जाता है। इसमें भाग्यवादी प्रवृत्ति के ऊपर ज्ञान तथा नियंत्रण क्षमता को प्राथमिकता दी जाती है। आधुनिकीकरण के मूल्यों के मुताबिक समूह संगठन का चयन जन्म के आधार पर न होकर
इच्छा के आधार पर होता है। जैसे कि हमने अपने भारतीय समाज में देखा था कि जाति में इच्छा नहीं चलती, वहाँ पे जाति के अनुसार हमको अपना व्यवसाय करना होता था। अच्छा, तो एक तरफ तो हम आधुनिकता की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने कई बार भारतीय समाज में देखा है कि हम अभी भी परंपरा से जुड़े हुए हैं या कुछ रूढ़िवादिता हम में अभी भी देखी गई है। तो उसके लिए हम एक उदाहरण दे सकते हैं कि हमने कई बार वाहनों के पीछे लिखा हुआ देखा है कि बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। ये सिर्फ नज़र से बचाने के लिए है, लेकिन हम आधुनिक होने के साथ साथ कहीं ना कहीं अभी भी उस रूढ़िवादिता या अंधविश्वास पर टिके हुए हैं। मकानों के बाहर हंडियां लटका दी जाती है ताकि नजर न लगे, और कोई भी शुभ कार्य करने से पहले मुहूर्त निकालना, ये हम भारतीयों में देखा गया है। और जहाँ तक हमने पश्चिमी शिक्षा तो प्राप्त कर ली है, लेकिन आज हम वर्तमान में भी जाति और धर्म पर आधारित पूर्वाग्रह पे अ, हमको प्रभावित करता है। हमारा पूर्वाग्रही दृष्टिकोण देखने को मिलता है, खासतौर से भारतीय समाज के बारे में बात हो रही है। लेकिन अगर हम पूरे विश्व में देखें तो परंपरा एवं आधुनिकता का दोहरापन हमें हर जगह देखने को मिलता है। या हम इसके उदाहरण के लिए इंग्लैंड को ले सकते हैं। औद्योगिक क्रांति से पहले इंग्लैंड में गरीबी को भगवान का अभिशाप माना जाता था, किंतु औद्योगिक क्रांति के बाद यह समझ में आया कि इसे व्यक्तिगत प्रयासों से दूर किया जा सकता है। विदेशों में अभी भी मकानों के नंबर 12 के पश्चात 13 न लिख कर 12A 12B करके लिखा जाता है, जो कि परंपरा एवं रूढ़िवादिता को द्योतक है। अमेरिका और अफ्रीका में काले और गोरे प्रजाति आधार पर किया जाने वाला भेदभाव हमको देखने को मिलता है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो अमेरिका में इसी प्रकार का नस्लीय भेदभाव हमको आजकल दिखाई दे रहा है। छात्रों, हम देखते हैं धर्मनिरपेक्षीकरण या लौकिकीकरण। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धर्म के प्रभाव में कमी आती है। पहले जिन वस्तुओं को धार्मिक दृष्टि से देखा जाता था, उसके स्थान पर उन्हें तार्किक, बौद्धिक एवं लौकिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। छात्रों, हमसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जाति और धर्मनिरपेक्षीकरण पर व्याख्या कीजिए या टिप्पणी दीजिए। तो छात्रों, हम देखते हैं कि जाति व्यवस्था परंपरागत भारतीय समाज का प्रमुख लक्षण है। धर्मनिरपेक्षीकरण के कारण ऐसा माने जाने लगा कि यह व्यवस्था समानता एवं धर्मनिरपेक्षीकरण जैसे पश्चिमी मूल्यों के कारण समाप्त हो जाएगी, लेकिन यह गलत साबित हुआ। आज भी जाति व्यवस्था भारतीय समाज की पहचान है। धर्मनिरपेक्षीकरण के कारण पवित्रता और अपवित्रता संबंधी विचारों में कमी आई है। वर्तमान में भारत में जाति एक राजनीतिक दबाव समूह के रूप में कार्य कर रही है। आज भारत में जाति संगठनों और जातिगत राजनीतिक दलों का उद्भव हुआ है, जो अपनी मांगे मनवाने के लिए दबाव डालते हैं। इसे ही जाति का धर्मनिरपेक्षीकरण कहा गया है। तो छात्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।